हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इंडिया में माइनॉरिटीज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज एग्जैक्टली क्या होता है एंड क्यों हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर सेंटर एंड स्टेट के बीच में टसल चल रही है। तो चलिए सारी चीजें जान लेते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए भारती फाउंडेशन में आज ही अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये जो इशू है इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्यों हिंदूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात कही जा रही है। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्लिया आई है। प्लिया का मतलब होता है किसी ने रिक्वेस्ट की है कि इंडिया के 6 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है। अब ये माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में दूसरे कम्युनिटीज के कंपेयर में हिंदूज की पॉपुलेशन कम है, इसको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है। इस प्लिया में ये बोला जा रहा है कि हिंदूज माइनॉरिटी में होने के बावजूद इनको माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया गया, प्लस माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी स्कीम्स निकाली जाती है उसके बेनिफिट्स भी हिंदूज को नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो ऑर्डर्स है, जैसे कि 2002 में टीएमए पाई फाउंडेशन की केस निकल के आई थी, इसके बाद 2005 में बाल पाटिल केस रूलिंग निकल के आई थी। तो इन रूलिंग्स के अकॉर्डिंग, इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि अगर पर्टिकुलर स्टेट में हिंदूज माइनॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। तो इसी की वजह से इन 6 स्टेट्स में एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर डिमांड की जा रही है कि हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है एंड कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हिंदूज की पॉपुलेशन कम है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप ये हमारी अंडमान सी में एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 96.58% जो है वो मुस्लिम्स हैं एंड सिर्फ 2.5% हिंदूज रहते हैं। तो हिंदूज तो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी, राइट, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 87.16% क्रिश्चियंस हैं एंड सिर्फ 2.7% हिंदूज रहते हैं। सिमिलरली अगर हम मेघालय की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 74.59% क्रिश्चियंस हैं एंड सिर्फ 11.53% हिंदूज है। सिमिलरली अगर हम मणिपुर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर, तो यहाँ पर भी 41.29% क्रिश्चियंस हैं एंड सिर्फ 31.39% हिंदूज है। सिमिलरली अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 68.31% मुस्लिम्स हैं एंड सिर्फ 28.44% हिंदूज है। इसके अलावा नागालैंड में भी 87.93% क्रिश्चियंस हैं एंड सिर्फ 8.75% हिंदूज रहता है। इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 30.26% क्रिश्चियंस हैं एंड 29% हिंदूज है। एंड प्लस अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 57.69% सिख्स है एंड 38.40% हिंदूज है। तो सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आप देख सकते हैं कि हिंदूज की पॉपुलेशन दूसरे कम्युनिटीज़ के कंपेयर में कम है। तो इसी की वजह से ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि अगर इनको हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है तो जो भी स्टेट है, जो भी यूनियन टेरिटरी है, वो उसके रिगार्डिंग स्कीम्स निकाल सकती है और उस स्कीम के बेनिफिट उन लोगों को हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इन स्कीम्स के अलावा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई प्रोविजंस किए गए हैं, क्या कोई बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी इन माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 की ही बात कर लेते हैं। तो
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के कोई भी सिटीजन्स जो हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में रहते हो, अगर उनकी लैंग्वेज मान लीजिएगा डिस्टिंक्ट है, अगर उनकी स्क्रिप्ट या फिर कल्चर डिस्टिंक्ट है, तो वो अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को या कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। तो पुराने समय में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि ये जो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है वो रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आ गया कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेजेस अलग नहीं हो सकती, किसी मेजॉरिटी की भी तो लैंग्वेज अलग हो सकती है। तो इंडिया की डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इसी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आर्टिकल 29 का स्कोप है सिर्फ माइनॉरिटीज तक ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी के लिए भी अप्लाई होता है। तो मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में मेजॉरिटी की भी कोई अपनी एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी उसको प्रिजर्व कर सकती है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ा दिया था, ये चीज़ जरूर याद रखना, ठीक है। तो ये होगी सेक्शन 29 की बात या फिर आर्टिकल 29 की बात। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 में स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है। तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि सभी माइनॉरिटीज़, फिर चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकती है या एडमिनिस्टर भी कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग मुस्लिम्स के लिए सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है, जूस के लिए अलग होती है। तो ये इसी की वजह से होता है क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्थापित कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 30 के तहत सिर्फ माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में क्लियर डिफरेंस कीजिएगा। आर्टिकल 29 के तहत सभी सेक्शंस की बात की गई है, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो, मेजॉरिटीज़ हो, वो अपने अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 30 का जो दायरा है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ तक स्थित है, यहाँ पर मेजॉरिटी सेक्शन की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो सिर्फ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है वही अपने अकॉर्डिंग अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकती है। चलिए इसके बाद हम आर्टिकल 350B की तरफ चलते हैं। सो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है इसके आगे कैपिटल B है। तो जहाँ पर भी आपको आर्टिकल के सामने कैपिटल लेटर दिखाई दे, फिर चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, वहाँ पर समझ जाना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1956 में। और उसके तहत आर्टिकल 350B को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया गया। और इसमें ये बोला गया कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी ये रहेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके सेफगार्ड्स को प्रोवाइड किया जाए, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो ये जो स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा था उसका काम ही ये था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 350B के बारे में जरूर याद रखना। स्पेसिफिकली यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया है एंड इसका पर्पज क्या है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1956 के 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया है एंड इसका पर्पज ये है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को देखना, ठीक है। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी इस तरीके के प्रोविजंस माइनॉरिटीज़ को दिए जाते हैं और इसी की वजह से जिन जिन स्टेट्स में हिंदूज़ की पॉपुलेशन कम है वो ये चाहते हैं कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी उनको फायदे मिल जाएंगे, प्लस पर्टिकुलर स्टेट या फिर पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी जो भी स्कीम्स निकालेंगी उसका भी उसको डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से हर एक कम्युनिटी ये चाहती है कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिले। चलिए अभी हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी कौन कौन सी केसेस निकल के आई है और उन केसेस में क्या बोला जा रहा है और क्यों अभी सेंटर और स्टेट के बीच में माइनॉरिटी स्टेटस को ग्रांट करने की रिगार्डिंग टसल देखने को मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो फर्स्ट केस निकल के आई थी वो TMA पाइप फाउंडेशन की केस निकल के आई थी, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 30 के पर्पज को कहीं ना कहीं देखा गया था, पर्पज को चैलेंज किया गया था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। सो जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आर्टिकल 30 में क्या बोला जाता है कि कोई भी रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो पर्टिकुलर स्टेट में अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकती है एंड एडमिनिस्टर भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा था कि आर्टिकल 30 के तहत ये जो रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की आपने बात की है तो इनको कौन ग्रांट करेगा, कौन ये देखेगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस देना है कि नहीं देना है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि ये स्टेट वाइज देखा जाएगा, मतलब स्टेट यहाँ पर देखेगा कि किसको
माइनॉरिटी का स्टेटस देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये आ गई थी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तो था कि स्टेट वाइज ये सारा डाटा कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि सिर्फ स्टेट वाइज ये डाटा देखा जाएगा, या फिर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई करने का सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो इरोड किया जाएगा, ऐसा कहीं पर नहीं बोला गया था, ठीक है। तो टीएमए पाई केस की जो रूलिंग है वो कुछ ऐसी डाउटेबल थी कि स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी रहेगी, सेंटर के पास रहेगी, या दोनों के पास रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को इरोड नहीं किया गया था, उसको हटाया नहीं गया था। तो बेसिकली टीएमए पाई केस से हमें यही रिजल्ट निकल के मिलता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई करने का अधिकार अभी स्टेट के पास भी आ गया एंड सेंटर के पास भी, इन द सेंस ये कंकरेंट पावर आ गई, राइट। इसके बाद आती है 2005 की बाल पाटिल केस। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो टीएमए पाई केस की सुनवाई थी उसी को और ज़्यादा रेफर किया गया, उसी को प्रमोट किया गया, और यही बोला गया कि अगर किसी स्टेट में लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी को डिटरमाइन करना है तो वो अधिकार स्टेट के पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीएमए पाई केस को ही प्रमोट किया गया था, बट जैसे कि हमने पहले बोला टीएमए पाई केस के तहत ही बहुत सारे डाउट्स थे, तो ये डाउट्स 2005 के इस केस में भी आ गए, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी कुछ भी नहीं थी कि स्टेट इंटरवेंशन करेगा या सेंटर इंटरवेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों केसेस है उनके बीच में एक एक्ट भी निकल के आया था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्ट है 2004 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है इसके तहत डाउट्स और भी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि देखिए इस 2004 के एक्ट में ये बोला गया था कि किसी भी स्टेट में या किसी भी यूनियन टेरिटरी में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डिसाइड करने का अधिकार पूरी तरीके से सेंटर के पास रहेगा, अनब्रिडल्ड पावर सेंटर के पास रहेगी। मतलब ऐसी पावर जो अनकंट्रोल्ड है, सेंटर खुद से ही डिसाइड कर सकता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना है, कौन से नहीं। प्लस इसी एक्ट के सेक्शन 2 क्लाउड्स एफ के तहत ये बोला जा रहा है कि सेंटर के पास पूरी पावर कन्फर रहेगी कि सेंटर इंडिया में कहीं पर भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टसल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि देखिए ये एक्ट क्या बोल रहा है, ये एक्ट बोल रहा है कि सेंटर के पास पावर रहेगी, एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पुरानी ये दोनों केसेस देखी थी, टीएमए पाई केस एंड बाल पाटिल केस, इन दोनों में ये बोला गया था कि स्टेट के पास पावर रहेगी। तो बेसिकली टसल तो बढ़ गई, राइट। फिर सेंटर ने खुद से ही यहाँ पर इंटरवेंशन किया और इस टसल को पूरी तरीके से मिटा दिया। तो सेंटर ने क्या बोला कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफाई कर सकता है या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो स्टेट्स हैं वही ये डिसाइड कर सकेंगे, सेंटर की यहाँ पर ज़्यादा पावर नहीं रहेगी, ये सेंटर के द्वारा बोला गया। मतलब सेंटर जो है अपने आप से यहाँ से हट गया और पूरी टसल जो है मिट गई। तो सेंटर के द्वारा ये आर्ग्यूमेंट देने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे कि सेंटर के द्वारा ये बोला गया था कि 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अपने स्टेट में जूस को माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया था, तो यहाँ पर स्टेट के द्वारा खुद से डिसीजन लिया गया था, राइट। सिमिलरली कर्नाटका में भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जैसे कि उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लामानी, हिंदी, कोंकणी, गुजराती, इन सारी लैंग्वेजेस को माइनॉरिटी लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया है। तो ये भी तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा खुद से डिसीजन लिया गया था। तो स्टेट से डिसाइड कर सकती है, सेंटर को यहाँ पर इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सेंटर के द्वारा खुद से ही बोला गया था, ठीक है। तो सेंटर ने ये अपने आप से क्लैरिफाई कर दिया कि टसल या फिर झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के लॉज के अकॉर्डिंग ये जो पूरी रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है वो कंकरेंट पावर में आती है। मतलब सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सेंटर ने ये अपना डिसीजन दे दिया था। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, अभी रिसेंट जो अफिडेविट आई है हिंदू माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर, तो उसमें सेंटर के द्वारा अपना जो पुराना स्टैंड था वो चेंज किया गया है, और अभी सेंटर ये बोल रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नोटिफाई करने का जो पूरा अधिकार है, जो पूरी पावर है, वो सेंटर के पास वेस्टेड है। मतलब सेंटर ने जो पुरानी बातें कही थी वो तो अभी वेन हो गई, सेंटर ने अपना खुद का डिसीजन ही चेंज किया है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये बातें पसंद नहीं आ रही है कि आपने पहले कुछ और बोला था, अभी आप अपना डिसीजन चेंज करें, तो ये गलत बात है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ये बोला है कि सेंटर गलत कर रहा है। तो बेसिकली अभी सेंटर ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है, जो कि कंसर्निंग चीज़ है, और इसको लेकर अभी वापस से टसल बढ़ सकती है, ठीक है।
सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, किस तरीके से सेंटर ने अपना डिसीजन चेंज किया है, सारी चीज़ें। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि अभी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से माइनॉरिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको 1992 के नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट के तहत देखने को मिलेंगी, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी कमीशन हुआ करता था, लेकिन 1992 में ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट लाया गया और उसके तहत इस माइनॉरिटी कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी इन द सेंस स्टैट्यूट पास करके, लॉ पास करके बनाई गई बॉडी, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गई थोड़ी बहुत, ठीक है। सो ये जो माइनॉरिटी कमीशन था उसका नाम फिर इसी 1992 के नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट के तहत चेंज किया गया और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज रखा गया। तो 1992 का ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है, इसके सेक्शन 2 क्लाउज सी के तहत ये बोला जाता है कि सिर्फ वो कम्युनिटीज जो इस एक्ट के तहत मेंशन्ड है वही माइनॉरिटीज की तरह देखी जाएगी, अदरवाइज बाकी की किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी की तरह नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है? तो 1993 में फर्स्ट टाइम इस नेशनल कमीशन के द्वारा मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस मतलब जो पारसीस है उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी के तरह नोटिफाई किया गया था। एंड अभी रिसेंटली 2014 में जैन्स को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो इन द सेंस टोटल अभी इंडिया में 6 ऐसी कम्युनिटीज़ है जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया है। कौन कौन सी है? एक तो मुस्लिम्स, दूसरा क्रिश्चियंस, तीसरा सिख्स, चौथा बुद्धिस्ट, पांचवा ज़ोरोएस्ट्रियंस यानी कि पारसीस एंड छठा है जैन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखनी है कि 1993 में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी या फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ का दर्जा दे दिया गया था? तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस। एंड 2014 में किसको दिया था? जैन्स को, जो कि रिसेंट वाला है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।